26 नवंबर आज की तिथि हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। हम इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 1949 को हमारे संविधान का पूरा प्रारूप तैयार हो चुका था, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू करके भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसलिए इस दृष्टि से भारत के लिए भारतीयों द्वारा बनाया गया एक विधान, आधुनिक राज्य व्यवस्था का एक पूरा ढांचा जो हमारे संविधान में निहित है, वह 26 नवंबर को ही तैयार होकर के पूरा हुआ था। इसके निर्माण में तमाम लोगों ने, दुनिया के अन्य देशों के अनुभवों ने, अन्य देशों के संविधानों से जो सबसे बेहतरीन तत्व था वह समाहित करके एक बड़ा ही जीवंत संविधान भारत को दिया गया। इस प्रयास के लिए हम उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारा राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक और यह आने वाली पीढ़ियां उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगी जिन लोगों ने भी इतना खूबसूरत संविधान तैयार किया। भारत के संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है और वह यह है कि यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत के साथ एकाकार होने की एक अकुलाहट है। भारतीय संविधान में उसकी व्यवस्था भी है। भारत का संविधान लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने नागरिकों को हर वह चीज, हर वह व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की है, प्रावधान किए हैं जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी क्षमता का सर्वाधिक विकास कर सके और सर्वोत्तम तरीके से उसका उपयोग कर सके। मित्रों, 26 नवंबर एक दुखद घटना भी भारत में घटी थी। जब मुंबई पे हमला हुआ था, आतंकी हमला। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, और आर्थिक राजधानी नहीं, वो तो शिवाजी की भी राजधानी है, भारत का प्राण है वो। और वहां पर आतंकी हमला करके भारत को अस्थिर करने की कोशिशों की एक जो श्रृंखला चली आ रही है, उसमें एक और कदम उठाया गया था। लेकिन धन्य हो भारत के सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी भारत की अस्मिता को खरोच तक नहीं आने दिया था और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, जिससे यह पता चल पाया कि वह किस साजिश का हिस्सा था। हम कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, संविधान को कुछ यूं ही समझिए कि जिन लोगों ने सबसे कम समझा है, सबसे कम पढ़ा है, जिन लोगों ने सबसे कम जाना है उसे, वह उस पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। संविधान दिवस के अवसर पे आज सोशल मीडिया को पढ़ने पर ऐसा लगा कि कुछ लोग संविधान को किसी लेखक की एक रचना की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। कुछ लोग यह बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान तो संविधान ही नहीं कोई है, वो तो उधार की पोटली है। कुछ लोग यह बताना चाहते हैं कि संविधान अभी बहुत कुछ छूट गया है, इसमें सारे पक्ष शामिल नहीं हो पाए हैं। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि आप नहीं जानते संविधान के बारे में तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो किसी से जान लीजिए। और अगर संविधान को जाने बगैर आप कुछ बोलते हैं तो कुछ और नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि एक गिनती ऐसे लोगों की बढ़ जाती है जो लोग बिना जाने समझे
या तो आलोचना करने लगते हैं अथवा समर्थन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान में आलोचना के तत्व नहीं है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, ऐसा कोई साहित्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें आलोचना, जिसकी आलोचना नहीं की जा सके। ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जिस युग में नकारात्मक प्रवृत्तियां हावी न हो। सतयुग एक आदर्श हो सकता है, राम राज्य आदर्श है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपना राज्य स्थापित करने के लिए। जब सबके लिए राम राज्य आ गया तो भगवान श्री राम के लिए राम राज्य नहीं आ पाया। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं। तो संविधान की आलोचना, संविधान का समर्थन करते समय यह ध्यान रखिए कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के लिए क्या कहा था। हमारे देश को पता नहीं क्यों वादों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत कैसा राष्ट्र है, समाजवाद है, पूंजीवाद है। ऐसे ही कुछ लोग संविधान को जो परम तत्व बताने की कोशिश करते हैं, वो शायद संविधान की आड़ में एक छल करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार वो संविधान का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन संविधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते। इस मामले में एक राजनीतिक दल, जिसे मैं गिरोह कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था ही नहीं थी संविधान में। संविधान में तो हर व्यक्ति चुना जाना था, वो जनप्रतिनिधि था। और भारत में देखिए दुर्भाग्य कि संविधान ने लोगों को चुने जाने का अधिकार दिया और भारत में चुनाव कौन लड़ता है? राजनीतिक दल। दलों की व्यवस्था संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या, संविधान को बदलने की योजना, संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी ये सब दलों ने ले ली। और दलों की सोच क्या है इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज हम संविधान पर ही सीमित रहे। जो संविधान संविधानवाद का विरोध करता हो वह कितना श्रेष्ठ संविधान होगा। किसी भी वाद से परे होकर के खुद आर्टिकल 368 में यह व्यवस्था करता है कि जब भी हमारी पीढ़ी को यह लगे कि यह आवश्यक हो गया है, उनकी अपेक्षाओं को यह संविधान का कोई प्रोविजन, कोई अनुच्छेद पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हमारी पीढ़ी उसे बदल सकती है अपनी आवश्यकता अनुसार। और स्वयं सुधार की इस उदार प्रवृत्ति को, इस उदार व्यवस्था को हम ये कहते हैं कि जिसमें संशोधन हो गए वो गलत लिखा गया। अगर स्वयं सुधार के लिए इतना उदार संविधान, इतना जीवंत संविधान अगर हमें दिया है, तो संविधान निर्माताओं के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। संविधान को सब कुछ बताने वाले जब बुरे फंसते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान तो भारतीय संस्कृति का एक अन्य पक्ष है, वह उससे अलग नहीं है। एक उदाहरण बहुत स्पष्ट दे करके कहूं, जब भारत माता की जय बोलने को कहा जाएगा तो जैसे संविधान ने मना किया है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन संविधान की सुविधाएं चाहिए उन्हें। तो सुविधा भोगियों का संविधान, उनकी व्याख्या का अलग तरीका। संविधान को अपने तरीके से देख लेना, शायद इसी तरफ इशारा किया था संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और हम सब के श्रद्धेय। हमारे लिए बहुत ही भागीरथ प्रयास था एक संविधान तैयार करना, और उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे साझे नायक हैं, लेकिन उन्हें एक किताब का लेखक बताया जाता है। उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश। संविधान संपूर्ण भारत की एक साझी विरासत है। उन्होंने खुद कहा था कि चाहे जितना बेहतरीन संविधान बना दो, अगर इसे लागू करने वालों की नियति में खोट होगा तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। और हमारा संविधान एक इतना बेहतरीन दस्तावेज, जिसने सबसे पहले घोषणा की कि सभी मनुष्य समान हैं। भारतीय नागरिकों के साथ साथ दुनिया के अन्य लोगों को मानवाधिकारों के क्षेत्र में जिस प्रकार की सुविधाएं भारतीय संविधान देता है, वैसा शायद ही दुनिया में कोई संविधान दे पाता हो।
भारतीय संविधान की तमाम विशेषताएं हैं, मैं उसके फैक्चुअल स्टेटस पे नहीं जाता, लेकिन संविधान ने अपना लक्ष्य पाया या नहीं पाया, संविधान को लक्ष्य पाने में बाधक जिन लोग जो तत्व बन रहे हैं उन पर चर्चा करने की बजाय हम लोग ये चर्चा करते हैं कि संविधान किसने लिखा। संविधान स्वयं कहता है कि मेरे परीक्षण की जब पारी आए तो ये कहिए, हमारी कसौटी सिर्फ एक हो सकती है कि संविधान किसने लिखा से ज्यादा महत्वपूर्ण था संविधान किसके लिए लिखा गया। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देना चाहता था और उसका साधन था मात्र राज्य, और राज्य की जो शक्तियां संस्थाएं हैं वह मात्र साधन हैं जिन्हें निर्देशित होना था भारतीय संविधान से। लक्ष्य पहले स्पष्ट था मूल अधिकारों के रूप में, लेकिन राज्य के लिए तुरंत दिशा निर्देश भी दिए गए थे। भाग 3 में मूल अधिकार हैं तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य जब भी अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा तो इसी दिशा में करेगा। लेकिन राज्य पर, सत्ता पर जो साधन था वो आज साध्य है। इसमें संविधान का क्या दोष? संविधान को समझिए जिस प्रकार हमारे वेदों को, जिनके ज्ञान में, जिनके संकलन में सैकड़ों ऋषि मुनियों का त्याग तप लगा है, उसमें कोई यह क्लेम नहीं करता कि संविधान मैंने लिखा। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न है और इसका ही परिणाम रहा कि आज भी वेदों की तरफ लौटने को पूरी दुनिया आकुल है। उसे लौटना ही होगा। हो सकता है धृष्टतावश हम आज अस्वीकार कर दें, लेकिन समय की धारा को बहुत ज्यादा दिनों तक मोड़ के रखा नहीं जा सकता। अगर मोड़ के रखा जा सका होता तो यूरोप डार्क एज से आज लोकतंत्र की चर्चा नहीं करता। यद्यपि यूरोप आज भी चर्चा करता है, उसका लोकतंत्र संबंधी चर्चा और चिंतन और बोध वह सब ढोंग है, लेकिन भारत में लोकतंत्र जीवन शैली है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से जीता है और संविधान भी भारत के लिए कोई ऐसा नहीं था मील का पत्थर, इसलिए था कि वह कुछ नहीं करता था, भारत की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। उसे हमें लागू करना था, हमें किसी न किसी नियम में तो लागू होना था, किसी न किसी नियम में तो बंध के चलना था। और हमारे संविधान निर्माताओं ने वो एक तरीका बताया कि इसमें संशोधन करते हुए हमारी पीढ़ियों की अपेक्षा के हिसाब से परिवर्तन करते हुए अपने अनुकूल बना लेना, युगानुकूल बना लेना और फिर अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का विकास करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना और भारत को दुनिया के नक्शे पर सबसे खूबसूरत देश के रूप में स्थापित करना, निर्मित करना। लेकिन आज हुआ क्या? कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि संविधान में जिसमें इतने अधिक संशोधन हो गए, इसका मतलब कि वह संविधान ठीक नहीं है, उसे बदल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बदल दिया जाना चाहिए और आप बदल भी सकते हैं, इसमें संविधान का कोई दोष नहीं है, संविधान कोई रुकावट नहीं है। दरअसल रुकावट वो कुछ गिरोह हैं जो सत्ता को साधन नहीं बल्कि साध्य बना रखे हैं। वह सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए संविधान का दुरुपयोग करते हैं। कर्ण एक बहुत ताकतवर और बहुत योग्य सैनिक था, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ क्योंकि वह सत्ता से चिपके रहना चाहता था। हमारे संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिसको हमने सौंपी, उन्होंने संविधान के माध्यम से सत्ता को अपना ध्येय बना लिया। हमारे राष्ट्र नायक थे, जितने लोगों ने भी संविधान के निर्माण में सहयोग किया वो सारे के सारे राष्ट्र नायक थे। पता नहीं क्यों जिस देश का प्राण है धर्म, उसमें धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द
वो भी सेक्युलरिज्म के संबंध में बरक्स ला करके जोड़ दिए देना। समाजवाद जो हमारा जीवन है उसी को नए तरीके से उधार के शब्दों से परिभाषित करने की जो कोशिश की गई, वह दरअसल संशोधन नहीं था, वह दरअसल सुधार नहीं था, वह दरअसल तुष्टीकरण था। संविधान को जितना पढ़ेंगे उसके पीछे के उद्देश्य पढ़ेंगे। संविधान को बनाते समय जो चर्चाएं संविधान सभा में हुई हैं उन्हें जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मन में जितनी शंकाएं उठती हैं उससे ज्यादा शंकाएं उठी थी उस समय जो लोग संविधान सभा में मौजूद थे, और सबका जवाब बकायदा दिया गया। और जब तक जवाब नहीं मिल पाया तब तक उस प्रोविजन को संविधान में, उस शब्द को संविधान में नहीं जोड़ा गया। इसीलिए इतना दिन लग गया। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे संविधान निर्माता इस लायक नहीं थे कि वो संविधान नहीं बना सकते थे। हमारे लिए हमारा संविधान एक बहुत बड़ी व्यवस्था करता है। उस व्यवस्था में हमें वो अधिकार देता है, हमें कुछ कर्तव्य सुझाता है, राज्य के कुछ कर्तव्य सुझाता है, हमारे लिए कुछ संस्थाओं की व्यवस्था करता है। लेकिन उन संस्थाओं का चरित्र अगर संविधान के अनुकूल नहीं हुआ, इसमें संविधान का कोई दोष नहीं। कोई माता अगर अपने किसी कमजोर बच्चे को दूध अधिक पिलाती है सिर्फ इसलिए कि वो भी मजबूत हो जाए, तो इसलिए नहीं कि वह उसे ही डिनाउंस करने लगे, उसे ही उपेक्षा करने लगे, उसे उसकी ही आलोचना करने लगे और कहे यह तो उसका कर्तव्य था, उसने अपना कर्तव्य निभा दिया लेकिन मेरा कोई कर्तव्य नहीं। इस तरह की बात नहीं चलती। कुछ चीजें संविधान की हैं, उस पर आप चर्चा करें, बिल्कुल चर्चा करें, और आप देखेंगे कि जो मूल संविधान था उसमें जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को जब आप देखते हैं तब आपको लगता है कि इन राजनैतिक गिरोहों ने कैसे इस देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। हमें संशोधन करना था आने वाली पीढ़ी की अपेक्षा के अनुरूप, हमारी तत्कालीन युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप, लेकिन इन्होंने संशोधन किए तुष्टीकरण को दिमाग में रख करके। और यह गलती हुई हमसे, आज भी होगी, अगर हम लोकतंत्र के मूल तत्व को नहीं समझेंगे। लोकतंत्र का मूल तत्व है कि हमें अपने विमर्श का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारी संसद, हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभाओं में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। आश्चर्य देखिए कि इस देश में सब जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की कोई परिभाषा नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। हम अपना जनप्रतिनिधि जिसे मानते हैं वो दरअसल संसद का सदस्य होता है। संसद के सदस्य होने के नाते उसे कुछ संरक्षण प्राप्त होते हैं। जनप्रतिनिधित्व तो कानून तो है, लेकिन जनप्रतिनिधि परिभाषित नहीं है। एक बार जो जनप्रतिनिधि चुन लिया गया, जिसे संवैधानिक संरक्षण मिल गया, जैसे ही वहां से आता है वो सारी सुविधाएं तो लेता है, वह जनता पर बोझ तो है, उसको पेंशन मिलेगी, टेलीफोन मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, यानी जनता पर आर्थिक बोझ तो है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी निभाने से वो पूरी तरह से विरत हो जाता है। पूर्व विधायक जी किसी काम के नहीं रह जाते जब तक कि वो दबंग नहीं है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे लिखा जाता है हमारे दबंग विधायक, दबंग शिक्षक, दबंग नेता। शिक्षक भी दबंग होंगे, नेता भी दबंग होंगे, इसमें संविधान का क्या दोष? जिन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं वो संविधान पे सबसे अधिक बोलते हुए दिखाई देते हैं। जिन्होंने अंबेडकर साहब को पढ़ा ही नहीं वो अंबेडकर को भगवान माने बैठे हैं। यह अपने साथ, अपनी पीढ़ी के साथ और अपने देश के साथ एक प्रकार का किया गया छल है। हमने वेदों को नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते, ऐसे ही संविधान को पढ़ ही नहीं सकते।
संविधान की मूल प्रति पर भारतीय संस्कृति के तमाम चित्र उकेरे गए, उससे आपत्ति है। यह कैसी देशभक्ति? संविधान ने जो नहीं लिखा वो नहीं करेंगे, लेकिन वह जो जरूर करेंगे जो उनके मन का है। ऐसा क्यों? इसलिए संविधान, भारत का संविधान हमारी एक साझी विरासत है। जब भी संविधान संशोधन, संविधान बदलने और संविधान को कुचलने की बात हो तो आप समझिएगा कि नासमझों की संख्या बढ़ गई है, और वो नासमझ कुछ नहीं चाहते। वह एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो दरअसल विधान नहीं होगा, बल्कि उनको सुविधा प्रदान करे। हम कुछ और नहीं पाए थे। हमारे सारे कानून 1947 के पहले के हैं, जो प्रमुख कानून हैं। हमारे संविधान ने उन्हें नियंत्रित किया, उनके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए कि अब कोई भी कानून जो हमारे संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल होगा, वह कानून नहीं माना जाएगा, इस देश में लागू नहीं होगा। आज देखिए ना, कानून से ही बनी संस्थाएं, संविधान से ही बनी संस्थाएं। आप देखिए, विधायिका न्यायपालिका को कह रही है कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पता नहीं क्या एक नोक झोंक सी लगती है। कभी कभी लगता है कि ये संस्थाएं कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर रही हैं। अब क्या किया जाए? सिर्फ इतना कहना है कि संविधान को समझ लीजिए। यह एक और उपहार है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। और संविधान में स्वयं संशोधन की जो अनुमति दिया है, वह इससे इसकी उदारता सिद्ध होती है। आज संविधान के नाम पर सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखा, उससे देखकर एक चीज लगी कि पता नहीं क्यों जल्दी में हम कुछ कहने के, इतनी जल्दी है कि कुछ कह दें, कुछ सुना जाए। ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया आपका मीडिया है, इस पर वह चर्चा करिए जहां आप खड़े हो, क्योंकि आज के समय में आपके पास कोई मीडिया नहीं है। फिर मीडिया का रोना मत रोइएगा। अपने घर को गंदा करके फिर दूसरे के घर को देख करके रंज करना, यह ठीक नहीं है। यह सोशल मीडिया आपका मीडिया, सिर्फ वही लिखिए, वही कहिए जो देश की जड़ों को मजबूत करता हो, इस देश की भारत माता को परम वैभव की तरफ ले जाने में सहयोगी होता हो। सिर्फ वही कहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज कह ही दीजिए। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं संविधान के प्रति बहुत तथ्यगत और तर्कगत बातें नहीं करना चाहता था। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक बार पढ़िए संविधान, और संविधान के निर्माण में होने वाले विमर्श को पढ़िए, तब आपको लगेगा बहुत मेहनत किया है, बहुत दूरदर्शी थे हमारे संविधान निर्माता। हां, उसके बाद जो संविधान में बदलाव किए गए हैं, वो आपको सजग करेंगे, सतर्क करेंगे, और आपको बताने के लिए पर्याप्त हैं कि दोष तो कहीं और था, गलती तो कहीं और हो रही है। और कुछ नहीं, एक छोटी सी मांग करिए कि अब हमारी संसद, लोकसभा की संख्या कम से कम 5000 करिए। हमारे पूर्व विधायकों को भी संरक्षण दीजिए। एक बार जो जनप्रतिनिधि हो जाए, वो जनप्रतिनिधि रहे, उसे संविधान का संरक्षण मिले, संविधान से सुविधाएं उसे सब मिले, संरक्षण न मिले, वो हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सके। ऐसा विधायक हमें किस लिए चाहिए? केवल 5 साल के लिए वो हमारे संरक्षक बनेंगे और सुविधा आजीवन लेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? हमें जनप्रतिनिधित्व को और विस्तार देना है, सुविधाएं कम कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधित्व को और बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को 4000 लोग क्यों नहीं बैठ सकते विधानसभा में चर्चा करने के लिए? कहिए, इसको बढ़ाइए, और इसको जब बढ़ाएंगे तो क्वालिटी आएगी। और तब जो ये मैनेजमेंट है, अभी आपने देखा होगा बिहार में एक बड़े नेता एक नेता को कह रहे थे कि एब्सेंट हो जाओ स्पीकर के चुनाव में।
यह सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब संख्या बहुत बड़ी होगी। और इस तरीके से पता नहीं क्यों आपके चुने हुए प्रतिनिधियों से ज्यादा दिक्कत कहीं और है। और इस विषय को हम लोगों ने बहुत बार उठाया है कि बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से आपने अपनी संसद पाई है। इस संसद की गुणवत्ता को बनाए रखिए, इसकी संख्या बढ़ा दीजिए, इसमें गुणवत्ता वाले नेता भेजिए और चर्चा के दायरे को बढ़ा दीजिए। अन्यथा जो चयनित कार्यपालिका है अर्थात ब्यूरोक्रेसी, वह आपके रास्ते में रोड़ा अटकाती रहेगी। इसलिए फिर आज संविधान दिवस की मैं बधाई देते हुए और 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अनुरोध करूंगा, संविधान को पढ़ें तब कुछ बोलें, भारतीय नागरिक होने का गर्व अनुभूति करें, भारत में जन्म लेने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उस पर गर्व करें और निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं को साझेदार बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।